नमस्कार, मैं अनुज दीवान आप सभी का अपने इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ये ली गई क्लासेस आपके बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी सहायक सिद्ध होगी। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनका बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस कब आएंगी, तो उनके रिक्वेस्ट पर मैं आज आपके लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ गया हूँ। आज हम ट्वेल्थ क्लास के सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें कैलकुलस वाला पोर्शन हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस में जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। कैलकुलस में जो सबसे पहला पोर्शन आता है वो आता है आपका कंटिन्यूटी का, फिर आपका आता है डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आता है डिफरेंशिएशन और फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और फिर आता है इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके कैलकुलस में आते हैं और प्रतिवर्ष हमें सबसे अधिक समय इसी कैलकुलस वाले टॉपिक्स को कराने में लगता है। तो आज से बच्चों पूरे वर्ष मैं आपके प्रतिदिन एक क्लास जरूर लूँगा और प्रतिदिन एक क्लास में मैं आपको डेली एक टॉपिक कैलकुलस का अवश्य पढ़ाऊँगा। उम्मीद है मुझे मेरे द्वारा ली गई ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज हम कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करना चाहेंगे आपके लिए कैलकुलस। तो जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसके लिए आज मैं आपको ये बात आप छोटी सी अपने माइंड में सेटअप कर लें कि जब कभी भी आपको ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स समझना हो तो उसके लिए आपको कुछ छोटे बेसिक पॉइंट्स समझने पड़ेंगे, जो मैं आज आपको यहीं इसके थ्रू समझाना चाहूँगा। यदि आपको ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स समझना है या उसका कोई भी टॉपिक समझना है तो सबसे पहले आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। फंक्शन किसे कहते हैं आपको समझना पड़ेगा, फंक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा फंक्शन। तो जरा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, फंक्शन किसे कहते हैं जरा ध्यान से देखो। आपने हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, या फिर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। तो जब आपने हाई स्कूल में चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक इक्वेशन लेता हूँ। जरा यहाँ पे देखना फंक्शन किसे कहते हैं, उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। जरा यहाँ पे देखना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसे y बराबर x प्लस 2। अब कुछ बच्चे जानना चाहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी इक्वेशन या कोई भी ऐसी समीकरण जिसमें कम से कम दो वेरिएबल होते हैं और दोनों की ही डिग्री 1 होती है, तो वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जरा यहाँ ध्यान से देखना, किसी भी इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, उनमें से आपको ध्यान रखना है जो एक वेरिएबल है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरा है वो आपका कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस स्टूडेंट ने ये बेसिक कंसेप्ट समझ लिया उसे बुक का एक एक टॉपिक यदि समझ में नहीं आता तो उसकी गारंटी मैं दूंगा। तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन समझना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। और फंक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर मैं लेना चाहूंगा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जो दो वेरिएबल में होती है उसमें दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है जी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है। अब सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y होते हैं। सही है। जो पहला x होता है उसे हम कहते हैं एब्सिसा और जो y वाली डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। सही है। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें x एक्सिस की डिस्टेंस सबसे पहले लिखी जाती है और जो y एक्सिस की डिस्टेंस है वो बाद में लिखी जाती है। सही है। तो ध्यान रखना बच्चों, किन्हीं भी किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसमें दो वेरिएबल हो तो ध्यान रखना जो x होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है। अब तुम कहोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे माना जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y होते हैं और x की वैल्यू सदैव पहले लिखी जाती है। तो ये ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर
अंतर्गत चूंकि x को प्रायोरिटी दी गई है और x की वैल्यू पहले भरी जाती है, तो इसीलिए x अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। पहले बताओ कंफर्म समझ में आ गया या नहीं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखना, चूंकि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है तो इसीलिए जो x है वो तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, जैसे y बराबर x प्लस 2 है, अगर आप इसमें x बराबर 1 भरते हैं तो y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2, दैट मीन्स y बराबर 3। अगर आप इसमें x बराबर 2 भरते हैं तो y बराबर आ जाएगा आपका 2 प्लस बताओ कितना 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज हो रहा है y की वैल्यू में भी क्या हो रहा है, चेंज। तो इसका मतलब जो किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जो दो वेरिएबल में है, जो x है वो तो आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है वो आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू निर्भर कर रही है x पर। सही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा फंक्शन किसे कहते हैं। जब किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जो कि दो वेरिएबल में होगी, जिसमें एक तो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तब ये कहते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में एक फंक्शन कहते हैं। पहले बताओ कंफर्म समझ में आ गया या नहीं। तो फंक्शन किसे कहा जाता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसमें कम से कम दो वेरिएबल हो, एक तो हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक हो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ध्यान रखना डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक फंक्शन कहते हैं और सबसे पहले इसे डिनोट किया जाता है y बराबर एफ एक्स से। आपने 11th में पढ़ा भी होगा, फंक्शन को लिखा जाता है y बराबर एफ एक्स से। लेकिन मैं आपको एक छोटे से पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा, f के अंदर ये जो वेरिएबल लिखा जाता है ये हमेशा वो वेरिएबल लिखा जाता है जो इंडिपेंडेंट होता है। यदि इंडिपेंडेंट x है तो f के अंदर x लिखा जाएगा और यदि इंडिपेंडेंट y है तो ब्रैकेट के अंदर y लिखा जाएगा। पहले बताओ टॉपिक समझ में आ गया या नहीं। तो ये ध्यान रखना, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसमें दो वेरिएबल हो, एक तो हो इंडिपेंडेंट और एक हो डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में एक फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को डिनोट करते हैं y बराबर काहे से, एफ एक्स से। पहले बताओ पक्का समझ में आ गया, y बराबर एफ एक्स से फंक्शन को डिनोट करते हैं और इस f के अंदर ब्रैकेट में सदैव वो वेरिएबल लिखा जाता है जो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर इंडिपेंडेंट x है तो x लिखा जाएगा और अगर इंडिपेंडेंट y है तो y लिखा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर 99% केस में y जो होता है वो फंक्शन होता है सदैव x का। इस बेसिक पॉइंट्स को आपको समझना जरूरी था। और अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो बेसिक पॉइंट था, इसे आपको नोट नहीं करना है, केवल इसे आपको समझना है क्योंकि ये टॉपिक आप 11th में पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और समझाऊंगा, फिर जो आज का लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जरा यहाँ पे देखना, मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले डोमेन किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझना। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, डोमेन रेंज पढ़ा होगा आपने। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा डोमेन किसे कहते हैं। जरा यहाँ पे समझो, एग्जांपल के तौर पे जैसे y बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, सही है, और a और b इसके लिए कोई भी ओपन इंटरवल है। अब तुम कहोगे ओपन इंटरवल क्या है, या चलो छोड़ो, कोई भी एग्जांपल में इससे भी सिंपल ले लेता हूँ। जैसे ये तो हो गया y बराबर एफ एक्स कोई भी तुम्हारा फंक्शन, और ये हो गया रियल नंबर्स का सेट R। सेट वाला चैप्टर तो 11th में पढ़ा था। तो जैसे y बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ये हो गया रियल नंबर्स का सेट कितना, R। तो अब जरा यहाँ पे देखना, जैसे एफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे में एक्स माइनस 3 होगी, सही है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे कोई फंक्शन ले लिया, ये हो गया आपका रियल नंबर्स का सेट R। अब ये बताओ, चूंकि वो रियल नंबर्स का सेट R है तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे नहीं। तो इसका मतलब इसमें 3 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा, इसमें 2 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा, इसमें 4 भी आएगा। अब जरा एग्जांपल के लिए आप मुझे इसमें x बराबर 3 भर के दिखाओ। अगर आप इसमें 3 भरते हो तो 3 भरने पे 3 का स्क्वायर माइनस 9/3 माइनस 3 दैट इज 9 माइनस 9/3 माइनस 3 दैट इज 0 कितना 0। और आप 11th में पढ़ चुके हैं कि 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 0/0 क्या है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना, डोमेन किसे कहा जाता है, किसी भी फंक्शन के लिए उन सभी पॉइंटों का सेट
जिसके अंदर से किसी भी पॉइंट को भरने पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए। मतलब जैसे आपने रियल नंबर्स का सेट R लिया, तो R के अंदर जितने मेंबर हैं उस मेंबर को यहाँ भरने पे यूं नहीं बनना चाहिए, ना तो 0/0 बनना चाहिए, ना इन्फिनिटी बनना चाहिए, ना इन्फिनिटी/0 बनना चाहिए, कुछ नहीं बनना चाहिए। मतलब किसी भी सेट के लिए उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को अगर आप इसमें भर के देखोगे तो भरने के बाद जो वैल्यूज है वे कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा न्यूमेरिकल की फॉर्म में आनी चाहिए। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। मतलब जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आनी चाहिए, ना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में। तब इस अवस्था में ये जो सेट है ये इस फंक्शन fx का क्या कहलाया जाएगा, डोमेन। पहले बताओ पक्का समझ में आ गया नहीं? यो सब 11th में पढ़ा हुआ है, हालांकि मैं इसे हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। तो इसकी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो अगर y बराबर fx कोई भी फंक्शन है तब कोई भी सेट उस फंक्शन का डोमेन कहलाया जाता है अगर उस सेट के अंदर से जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों को फंक्शन के अंदर भरने पे जो वैल्यूज है वे न्यूमेरिकल की फॉर्म में आती हो, ना कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में। तब उस अवस्था में वो जो सेट है वो उस फंक्शन का आपका कहलाया जाएगा डोमेन। पहले बताओ पक्का समझ में आ गया नहीं? अगर ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई हो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पर देखो, हालांकि 11th का टॉपिक है ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो जरा यहाँ पे देखो। सबसे पहला टॉपिक है सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कंटिन्यूटी। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका कैलकुलस का हो गया, सबसे पहला आपका हो गया कंटिन्यूटी। तो आज मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से समझना। इफ अगर y बराबर fx भी एनी फंक्शन है, तो समझ गया होंगे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन क्यों बताई थी, क्योंकि इसमें सबसे पहले फंक्शन ही आने वाला था। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, तो उसकी जरा ध्यान से थ्योरी पढ़ना। अगर y बराबर fx कोई भी फंक्शन है फॉर विच जिसके लिए एंड x बराबर a जो है बी एनी पॉइंट है ऑफ इट्स डोमेन। अगर y बराबर fx कोई भी फंक्शन है और x बराबर है इसके डोमेन का कोई भी क्या है, पॉइंट है, देन fx जो होगा विल बी कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर a पर। इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल कितना, यदि, इफ अगर लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ fx इज एग्जिस्ट और इक्वल टू इसकी डायरेक्ट वैल्यू। आप जरा ध्यान से समझ, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो मैंने लिखा है इसकी चिंता ना करो, एकदम बेहतरीन समझ में आओगे जब मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दोबारा समझाऊंगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर y बराबर fx कोई भी फंक्शन है और x बराबर है इसके डोमेन का कोई भी पॉइंट है, तो मैंने डोमेन का पॉइंट क्यों लिया, समझ गए होंगे डोमेन का पॉइंट क्यों लिया। डोमेन का पॉइंट इसलिए लिया है ताकि इस पॉइंट को जब मैं इस फंक्शन के अंदर भरूं तो जो वैल्यू है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म ना आके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में, मतलब जो आंसर है वो चाहे पॉइंट में आओ चाहे अपॉन में आओ, मतलब जैसे 1/2 3/4 कुछ भी आ जाओ, लेकिन ना तो 0/0 आना चाहिए, ना इन्फिनिटी आना चाहिए। मतलब जो वैल्यू है वो आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में आनी चाहिए। तो अगर y बराबर fx कोई भी फंक्शन है और x बराबर है इसके डोमेन का कोई भी पॉइंट है, तब fx जो है कहलाया जाएगा कंटिन्यूअस एट x बराबर a पर। अगर ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हो और बराबर हो इसकी डायरेक्ट वैल्यू है, मैं इसे डायरेक्ट वैल्यू बोलता हूँ। अब मैं आपको ये दोनों चीजें समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको हल्का सा डायरेक्ट वैल्यू के बारे में बता दूं, जरा यहाँ पे देखो ध्यान से। जैसे fx बराबर x + 2 है और आपको एक पॉइंट दे रखा है x बराबर 3,
जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूछेगा। जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, उसके साथ एक पॉइंट दे रखा होगा और प्रूफ करवाएगा, प्रूफ करो कि वो जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तुम्हें एक फंक्शन दे रखा होगा, उसके साथ एक पॉइंट दे रखा होगा, प्रूव करवाएगा कि ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो जब किसी फंक्शन को उसके किसी डोमेन के पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रूव करना हो तो आपको ये सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। जिस पे ये सारा प्रोसीजर आता है ये सब बिल्कुल सिंपल है। तो उस अवस्था में जानने के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको दो चीजें दे रखी होंगी, एक तो फंक्शन, उसके साथ एक पॉइंट दे रखा होगा। तो जब कभी भी कोई फंक्शन और कोई पॉइंट दे रखा हो और प्रूव करवाया हो कि वो फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो आपको ये सबसे पहले आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको ये लिमिट चाहिए और आपको एक इसकी डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। और अगर ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो पॉइंट तुम्हें दे रखा हो वो इस फंक्शन में एक्स की जगह डायरेक्ट भर दो। जब भी तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी हो तो ये जो वैल्यू दे रखी है एक्स की, वो इस फंक्शन में एक्स की जगह डायरेक्ट भर दो। तो सबसे पहले पुट करता हूँ एक्स बराबर कितना 3, ये हो गया f3 बराबर 3 + 2 बराबर ये आ गया 5। तो डायरेक्ट वैल्यू जो है आपकी 5 आ गई। इसका मतलब x बराबर 3 बनने पे फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी डायरेक्ट वैल्यू होगी। तो आपने देखा होगा इस डेफिनेशन में x बराबर a दे रखा, फंक्शन है y बराबर fx, मैंने सिर्फ इसमें x बराबर a भर रखा, देखो ये ले रखा। तो ये फंक्शन की क्या है, डायरेक्ट वैल्यू। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में तुम्हें एक फंक्शन दे रखा हो, एक उसके डोमेन का पॉइंट दे रखा हो और प्रूफ करवाया हो कि ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें चाहिए। एक तो ये लिमिट चाहिए और एक क्या चाहिए, उसकी डायरेक्ट वैल्यू। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस अवस्था में फंक्शन जो होगा वो x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहलाया जाएगा। पहले बताओ, पक्का समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से समझो। अब चूंकि 12th क्लास में है तो कुछ स्टैंडर्ड लेवल की चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना, जब कभी भी किसी लिमिट के आगे ये वर्ड आ जाए एग्जिस्ट, जब कभी भी 12th क्लास में हो तो स्टैंडर्ड के लिए समझना, जब भी किसी लिमिट के आगे ये वर्ड लिखा आ जाए एग्जिस्ट, तो जब भी लिमिट के आगे एग्जिस्ट लिखा हुआ आएगा तो उस एग्जिस्ट का अर्थ क्या होता है पहले ये समझाता हूँ। देखो, जब भी कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसका अर्थ ये होगा कि उसका जो आंसर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा। जैसे मैं आपको अभी अभी बता रहा था कि पॉइंट भरने पे जो आंसर है वो ना तो 0/0 आना चाहिए, ना ∞/∞ आना चाहिए, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आंसर है वो न्यूमेरिकल फॉर्म होना चाहिए। तो अगर लिमिट के आगे एग्जिस्ट लिख रहा तो इसका अर्थ ये है कि जो आंसर है वो इसका कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फॉर्म में है। वो कुछ भी हो सके, लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो इसका आंसर होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी लिमिट के आगे एग्जिस्ट लिख रहा हो तो एग्जिस्ट का मतलब 100% ये होगा कि लिमिट जो होगी इसकी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका आंसर होगा। पहले बोलो, पक्का समझ में आ गया? जैसे समझो लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 2, यहाँ पर 3 रखा, 3 + 2 = 5। तो बताओ इस फंक्शन यो fx ही तो है, लिमिट के आगे जो ये लिखा रहता है ये सब फंक्शन होता है, तो जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। अब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 5 आएगी। इसका अर्थ ये है, ये बताओ इसका जो आंसर है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। अगर इसका आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। पक्का समझ में आ गया? तो अब इसके लिए क्या करना है जरा ध्यान से देखना। पहले तो ये चीज समझो, जब भी किसी लिमिट के आगे एग्जिस्ट लिख रहा हो तो इसका मतलब उस लिमिट का जो अस्तित्व होगा वो उसका जो आंसर होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। और जब भी किसी लिमिट के आगे एग्जिस्ट लिख रहा होगा तो लिमिट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो वो जो लिमिट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक तो लेफ्ट लिमिट और एक राइट लिमिट। जब भी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो स्टैंडर्ड के लिए सीखो, चाहे कोई से भी टॉपिक में आ जाए, जब भी किसी लिमिट के आगे एग्जिस्ट लिख रहा होगा तो 100% लिमिट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक तो लेफ्ट लिमिट और एक राइट लिमिट। तो जरा यहाँ पे समझना। अब तुम कहोगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैसे बनाते हैं? देखो जी, दैट इज दूसरे शब्दों में लिमिट x टेंड्स टू a। देखो, जब किसी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट बनानी हो तो उसे झुका तो लिखते हैं, बस ये जो पॉइंट है x टेंड्स टू a, इस पे एक निगेटिव साइन लगाते हैं, इसके ऊपर हम एक छोटा सा निगेटिव साइन लगाते हैं। ये जो निगेटिव साइन है ये डिनोट करता है कि वो इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है, ये हो गया fx, और ये इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ fx। इस पॉइंट पे पॉजिटिव साइन लिखने का अर्थ है कि वो इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है, और साथ ही साथ ये तो आपको पता ही है कि वो फंक्शन की क्या है, डायरेक्ट वैल्यू। तो ये अब आपका फॉर्मूला बन गया। लो जी,
ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये मेथड याद होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में कोई फंक्शन दे रखा हो, उसके साथ कोई डोमेन का पॉइंट दे रखा हो और क्वेश्चन में प्रूव करवाएगा कि वो जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए हम आपको तीन चीजें चाहिए। एक तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, एक उस पॉइंट पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, और एक इस पॉइंट पे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अदरवाइज फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो अब जरा यहाँ पर सबसे पहले अब मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले एक काम करो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जब कभी भी मैं पढ़ाऊँ तो थ्योरी के जो नोट्स हैं वो हाथों हाथ बनाया करो। तो अब जब नोट्स बनाओगे तो उसके लिए आप फिलहाल इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट, और फिर आराम से घर पे बैठ के इसके नोट्स में इस थ्योरी को लिख लेना। तो अब सबसे पहले मैं आपको नोट्स के द्वारा समझाता हूँ सब इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहले अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। नोट में देखना, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ f(x) जो है इस कांड कहलाती है, इस कांड कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे कहते हैं जी आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड रिडीनेस, और इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। जरा यहाँ पर देखना, इसे शॉर्टकट में मैं LHL लिखता हूँ, एट कितना x बराबर है। ये लिखने का केवल एक तरीका है शॉर्टकट फॉर्म में। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और साइड में वो पॉइंट लिखते हैं जिस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ f(x)। और आज ध्यान रखना स्टैंडर्ड क्लास में किसी भी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट का जो एग्जिस्ट होती है वो हमेशा वहां पर होती है जहां पे x की वैल्यू पॉइंट से छोटी होती है। लो जी, किसी भी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट हमेशा वहां एग्जिस्ट करती है जहां पे x की वैल्यू पॉइंट से क्या होती है, छोटी। दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ f(x) इस कांड कहलाती है, बताओ, राइट हैंड लिमिट एंड रिडीनेस, और उसको लिखा जाता है इस प्रकार से। वो लिखा जाएगा RHL। RHL का मतलब होगा राइट हैंड लिमिट एट कितने पे, x बराबर a पर, और वो बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ f(x)। और किसी भी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट हमेशा वहां एग्जिस्ट करती है जहां पे x की वैल्यू पॉइंट से बड़ी होती है। लो जी, हाईलाइट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। अब उसके बाद कुछ छोटा सा टॉपिक जो मैं बताना चाहूंगा, नोट नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान से देखना। नोट नंबर 3, y बराबर f(x) इस कंटिन्यूअस कहलाया जाएगा। ध्यान रखना, कंटिन्यूअस को शॉर्ट करने में CTS लिखते हैं। CTS का मतलब कहलाता है कंटिन्यूअस। तो जो फंक्शन होगा इस कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर a पर इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a पर बराबर हो राइट हैंड लिमिट एट x बराबर कितना, a पर, और इक्वल हो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू। तो अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और किसी फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू x बराबर a पर, अगर ये तीनों के तीनों बराबर हैं तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x बराबर a पर। चौथा पॉइंट, अगर LHL एट x बराबर है RHL के एट x बराबर a पर, लेकिन वो बराबर नहीं है फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू के, तो इसका जो होगा
फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस कहलाया जाएगा एट कितने पे, x बराबर a पर, बट जो लिमिट होगी ऑफ किसकी, fx की, इज एग्जिस्ट करेगी। तो ये ध्यान रखना, फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, लेकिन जो लिमिट होगी fx की वो एग्जिस्ट जरूर करेगी। 100% फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट जरूर करेगी। पहले बात, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे बता। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको अगले लेक्चर में ये बताऊंगा कि इन वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है और कैसे नहीं निकाला जाता, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में, और डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा ही, लेकिन बस एक लास्ट पॉइंट रह गया, वो और सीख लो और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे। जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करना। 5वां पॉइंट देखो, सबसे पहले इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर कितने पर, a पर बराबर नहीं है RHL के, मतलब राइट हैंड लिमिट के एट कितने पे, x बराबर a पर, देन fx जो होगा इज नॉट कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर a पर। दैट इज अर्थात इसका मतलब ये होगा, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये होगा, fx जो होगा इज डिसकंटिन्यूअस होगा एट x बराबर कितने पे, a। पहले बताओ, आज के टॉपिक में यो चीज बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गई या नहीं। तो सबसे पहले मैंने आज के लेक्चर में आपको कुछ छोटे छोटे चीजें बताई, बेसिक पॉइंट, जिनको समझने के लिए आपको सबसे पहले बुक समझने के लिए वो बेसिक पॉइंट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट क्या बताया था, फंक्शन। वो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हो तो जो x है उसे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो y होता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में एक फंक्शन कहते हैं, उसे डिनोट किया जाता है y बराबर fx से। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन का डोमेन क्या चीज होती है। अब डोमेन की दो डेफिनेशन है, एक अलजेब्रा में और एक सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी आप पिछले साल 11th में पढ़ के आ चुके हैं, अब यहाँ पे आपको अलजेब्रा की फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले डोमेन किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन के लिए रियल नंबर्स का ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, अगर उन किसी भी वैल्यू को मैं फंक्शन के अंदर x की जगह भर लूँ तो उसे भरने के बाद जो आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल आना चाहिए। मतलब उसे भरने पे जो आंसर है वो ना तो 0/0 आना चाहिए, ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मतलब भरने पे कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो अब ऐसे रियल नंबर्स का सेट, उसका क्या कहलाएगा, फंक्शन fx का डोमेन। उसके बाद मैंने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई है, कोई भी फंक्शन fx अपने डोमेन के पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहलाया जाता है अगर लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ fx एग्जिस्ट करती हो। और अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट में और राइट में। जब हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट लिमिट निकालते समय जो पॉइंट होता है उस पर एक छोटा सा निगेटिव साइन लगाते हैं, वो दर्शाता है कि वो लेफ्ट लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए उसी पॉइंट पे एक पॉजिटिव साइन लगाते हैं। और डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको सिखाई, फंक्शन fx में x की डायरेक्ट वैल्यू x की जगह भर देते हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन fx कंटिन्यूअस कहलाया जाएगा। और अगर एक भी ऐसा है कि वो इक्वल नहीं है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई तो राइट हैंड लिमिट भी 3 आनी चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 3। तो अगर तीनों बराबर हैं तो हम कहते हैं फंक्शन fx कंटिन्यूअस है, x बराबर होगा। अदरवाइज अगर कोई भी एक इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 8। बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल मैं आपको इस टॉपिक से आगे का लेक्चर मैं आपको कराऊंगा और कल मैं आपको इस टॉपिक्स पे आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप विश्वास रखिए कि चूंकि मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है तो इसी प्रकार जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑनलाइन भी मैं आपका सिलेबस बिल्कुल मेहनत के साथ कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए यदि आपको कोई भी इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।